दोस्तों, आज भारत और फ्रांस बदलती वैश्विक व्यवस्था में दोस्ती की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। आज भारत और फ्रांस के रिश्ते सिर्फ बायलैटरल ट्रेड तक सीमित नहीं हैं। बायलैटरल ट्रेड के अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस, टेररिज्म, मिलिट्री एक्सरसाइज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर जैसे कई क्षेत्रों में भारत और फ्रांस एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस दोस्ती के महत्व को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट से समझा जा सकता है। एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया दैट फ्रांस इज लाइक इंडियाज लक्ष्मण। इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि फ्रांस इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कई जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट का कहना है कि रशिया का झुकाव बीते कुछ सालों में चाइना की तरफ बढ़ा है। ऐसे समय में फ्रांस एकमात्र देश है जो इंडिया के लिए रशिया की भूमिका निभा सकता है। और इसी के चलते फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया के 75th रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले 25 जनवरी को उन्होंने जयपुर को भी विजिट किया। आमेर फोर्ट एंड जंतर मंतर जैसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स भी उनकी विजिट में शामिल थे। प्रेसिडेंट मैक्रोन की इस विजिट को आज पूरा ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा है। आज पूरी दुनिया में इंडिया एंड फ्रांस के फ्लरिशिंग बायलैटरल रिलेशंस की चर्चा हो रही है। ये चर्चा आज से कुछ महीनों पहले भी हुई थी, जब जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के बास्तिल डे परेड में शामिल हुए थे। क्योंकि फ्रांस जनरली बास्तिल डे परेड में फॉरेन लीडर्स को इनवाइट नहीं करता है और पीएम मोदी का उस परेड में शामिल होना काफी चर्चा में रहा था। इसके अलावा उस वक्त फ्रांस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया था। जिस प्रकार इंडिया में भारत रत्न होता है, सिमिलरली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है लीजन ऑफ ऑनर। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ, फ्रांस दुनिया का एकमात्र देश है जो हाईएस्ट 6 टाइम्स इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ है। एंड ये सभी फैक्ट्स काफी है इंडिया एंड फ्रांस के ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को समझने के लिए। बट वेट, इंडिया एंड फ्रांस की हिस्ट्री पर अगर नजर डालें तो वो कुछ खास अच्छी नहीं रही है। फ्रांस उन चुनिंदा देशों में से था जो 17th सेंचुरी में इंडिया को कब्जाना चाहते थे। इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पास्ट में कई युद्ध लड़े गए। एट द एंड ब्रिटेन फ्रांस को हराकर इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने में सफल हुआ और इंडिया पर 200 सालों तक रूल किया। इमेजिन कीजिए, अगर ब्रिटेन फ्रांस से उस युद्ध में हार जाता तो आज इंडिया की सिचुएशन कैसी होती। हो सकता है 200 सालों तक ब्रिटेन की जगह फ्रेंच लोग इंडिया पर रूल करते। खैर, यहीं से सवाल निकल कर आता है कि जब पास्ट में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस इतने सामान्य नहीं थे, तो आज इंडिया और फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे बन गए। फ्रांस इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की विजिट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? एंड इंडो पैसिफिक में इंडिया के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए फ्रांस किस प्रकार मदद कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो। इसके अलावा अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना तो बनता है। एंड मैंने देखा है कि कुछ लोग वीडियोस तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज सब्सक्राइब। इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशंस को बेहतर समझने के लिए हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। साल 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क जैसी कमोडिटीज का ट्रेड करने के लिए इंडिया में आती है और 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करती है। उसके कुछ सालों बाद साल 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है और साल 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप करती है और इसी वजह से दोनों कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट करने लगती है। जब दोनों कंपनीज धीरे धीरे मजबूत होने लगी तो उन्होंने खुद की आर्मी तैयार कर दी। समय के साथ कंपनीज के मकसद में भी परिवर्तन देखने को मिला। अब उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं रह गया था, अब उनका मुख्य उद्देश्य बन चुका था भारत पर शासन करना। और इसी के चलते 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई वॉर्स लड़ी गई, जिनमें मेन थी कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स में ब्रिटिश फ्रांस को हराने में सफल रहे और उसके बाद उसी आर्मी के बल पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर 200 सालों तक शासन किया। पर कुछ ऐसे एरियाज थे जो हारने के बाद भी फ्रांस के कंट्रोल में रहे, जैसे पुडुचेरी, यनम, माहे, कराईकल। 1962 तक इन सभी एरियाज पर फ्रांस ने शासन किया। फिर 1962 में इन्हें इंडिया में मर्ज किया गया। आज इन सभी एरियाज को कंबाइनली पुडुचेरी बोला जाता है। ये तो थी भारत के आज़ादी से पहले की कहानी, पर आज़ादी के बाद भारत और फ्रांस के रिश्तों में सुधार देखने को मिलता है। जब संविधान निर्माता भारत का संविधान बना रहे थे, तब उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज उन्होंने फ्रांस से ही लिए थे। एज ए रिजल्ट आज इंडियंस के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, इस युद्ध में यूएसएसआर के अलावा फ्रांस की भी अहम भूमिका थी। जहां यूएसए इस युद्ध में पाकिस्तान को खुलकर समर्थन कर रहा था, वहीं फ्रांस यूएसए का की एलाई होने के बावजूद भी इंडिया की पोजीशन को सपोर्ट कर रहा था। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इश्यू को डिस्कस किया जा रहा था, तो फ्रांस ने वोटिंग से एब्सटेंट कर लिया। इनफैक्ट फ्रांस इंडियन पोजीशन को सपोर्ट कर रहा था।
फ्रांस और इंडिया के बीच सही मायने में बायलैटरल रिलेशंस तब बिल्ड हुए जब यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर के टूटने के बाद इंडिया ने कुछ समय के लिए अपने की एलाई को खो दिया था और उस वक्त उस वैक्यूम को फिल करने के लिए फ्रांस सामने आया और उसके बाद से अब तक इंडिया एंड फ्रांस के रिश्ते हमेशा बेहतर होते गए। फिर ईयर 1998 में इंडिया और फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया और इसी के साथ फ्रांस इंडिया का सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना। जब भी किन्हीं दो देशों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो वो दोनों देश एक दूसरे के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। फ्रांस के साथ हुई इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेनिफिट इंडिया को बहुत जल्दी हुआ जब 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएसए, यूके, चाइना और पूरी दुनिया ने इंडिया पर कई प्रकार के सैंक्शंस लगाए, बट रशिया के बाद फ्रांस एकमात्र कंट्री था जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज करने की बजाय सैंक्शंस से उबरने में मदद की। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ कि इंडिया पर सैंक्शंस क्यों लगाए गए थे। दरअसल साल 1974 में जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज थे उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप या एनएसजी दुनिया भर में न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है और दूसरे देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने से रोकता है, और इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं था। इसीलिए जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो इंडिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए गए। इसके बाद साल 2008 इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशंस के लिए काफी क्रूशियल रहा। इस साल फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया आए थे। सेम ईयर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी फ्रांस का दौरा किया और इसके परिणाम स्वरूप इंडिया एंड फ्रांस के बीच 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील पर साइन हुए। एज ए रिजल्ट फ्रांस की एक कंपनी है एरेवा। आज ये कंपनी महाराष्ट्र के जैतापुर में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशंस कैसे डेवलप हुए। अब चलिए देखते हैं फ्रांस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों। इस क्वेश्चन के आंसर को वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं एंड सेक्टर वाइज इंडिया के लिए फ्रांस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पहला, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। यूएनएससी यूएन की सबसे पावरफुल ब्रांच है। जब भी इंडिया को यूएन में किसी रिजोल्यूशन पर डिस्कशन करवाना हो तब इन 5 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है। इसके अलावा फ्रांस हमेशा से ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनाने का समर्थन करता आया है। दूसरा सेक्टर है डिफेंस। रशिया के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया फ्रांस से खरीदता है और फ्रांस इंडिया की रशिया पर अधिक निर्भरता को भी कम करने में सहायक साबित हुआ है। आज इंडिया फ्रांस से इंपोर्टेड जगुआर, मिराज 2000 और हाल में राफेल जैसे विमानों का इस्तेमाल करता है। जहां रशिया चाइना को भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है, वहीं फ्रांस सिर्फ इंडिया के साथ डील करता है एंड फ्रांस इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी समझता है। जहां यूएसए एंड जर्मनी जैसे देश इंडिया के साथ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, पर इस मामले में भी फ्रांस इंडिया का सपोर्ट करता है एंड इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है। और इसका बेहतरीन उदाहरण है प्रोजेक्ट 75 के थ्रू बन रही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। इन सबमरीन्स को डेवलप करने में फ्रांस इंडिया की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस रेगुलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। अब आप मुझे कमेंट करके इन एक्सरसाइज के नाम बताओ। डिफेंस के बाद तीसरा सेक्टर है स्पेस। आप सभी को पता होगा कि इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग साइट है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसरो अपने सारे मिशन यहीं से लॉन्च करता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंडिया ने इस रॉकेट लॉन्चिंग साइट को फ्रांस की मदद से डेवलप किया था। इसके अलावा इसरो के जीसैट सैटेलाइट्स जो वेट में काफी भारी होते हैं और इसरो का जीएसएलवी रॉकेट भी जिन्हें कैरी करने में सक्षम नहीं है, उन सैटेलाइट्स को इसरो फ्रांस की स्पेस एजेंसी के सपोर्ट से लॉन्च करता है। और इसरो ने भी फ्रांस के कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं क्योंकि इसरो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करता है। इसके बाद चौथा सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडो पैसिफिक ओशन। ग्लोबल ट्रेड में इंडो पैसिफिक का बहुत मेजर रोल है। आज इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत है। फ्रांस का इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड। साल 2019 में इंडिया एंड फ्रांस के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया को रीयूनियन आइलैंड का एक्सेस मिला और इंडिया की सिक्योरिटी के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इससे पहले इंडियन आर्मी को मालदीव्स में भी एक्सेस मिला था, पर रिसेंट में इंडिया मालदीव्स का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस वजह से इंडिया को वहां से वैकेट करना पड़ा। तो फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड इंडिया की लास्ट होप है। वैसे इंडिया मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब लास्ट इंडिया एंड फ्रांस का ट्रेड देख लेते हैं। साल 2022 में इंडिया एंड फ्रांस के बीच $13.4 बिलियन का ट्रेड हुआ था। वैसे ट्रेड कुछ खास ज्यादा नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि इसमें इंडिया ने $7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, तो इंडिया एंड फ्रांस का ट्रेड भी बैलेंस्ड है। नाउ इन सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है एंड इमैनुअल मैक्रोन की विजिट इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दैट फ्रांस कैन बी द न्यू रशिया फॉर इंडिया।